अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिक्विड सॉलिड लिक्विड रिएक्शंस। अच्छा, ये सॉलिड लिक्विड रिएक्शंस होते क्या हैं, पहले तो हम इसकी बात कर रहे हैं। हम सॉलिड लिक्विड रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जब हम किसी चीज़ को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और फिर उसे सॉलिडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, जो जनरलाइज्ड रूट हम फॉलो करते हैं। जैसे हमने लास्ट लेक्चर्स में ये देखा था कि जब हम पहले किसी रिएक्टेंट को या प्रिकर्सर्स को वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं एंड देन वी कन्वर्ट देम इनटू अ सॉलिड। लेकिन यहाँ ये होता है कि हम पहले प्रिकर्सर्स को लिक्विड फॉर्म में लेके जाते हैं, उसे एटॉमिक स्टेट में लेके जाते हैं और फिर हम उसे सॉलिडिफाई करते हैं टू गेट द फाइनल प्रोडक्ट। जनरली जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं उनके जो प्रिपरेटिव रूट्स हैं उनको हम बेसिकली 3 बेसिक सिस्टम्स में डिवाइड कर रहे होते हैं। ठीक है, और वो 3 बेसिक सिस्टम्स जो होते हैं वो लिक्विड सॉलिड लिक्विड इंटरफेस की बात हो रही है। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस का मतलब ये है कि ऐसी स्टेट, ऐसा इंटरफेस जहाँ पे स्लाइट चेंज इन कंडीशन कैन लीड टू अ प्रिकर्सर इनटू अ लिक्विड फेज और इनटू अ सॉलिड फेज। तो वो सॉलिडिफाई भी हो सकते हैं, लिक्विफाई भी रह सकते हैं। अच्छा जी, ये 3 बेसिक टाइप ऑफ सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं जो सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के अंदर। तो पहला जो सिस्टम है उसमें ये होता है कि जिसके अंदर लिक्विड और सॉलिड फेसेस की केमिकल आइडेंटिटी सेम होती है, एक बात। दूसरी बात, ऐसा सिस्टम जिसमें लिक्विड और सॉलिड फेसेस की केमिकल आइडेंटिटी सेम नहीं होती। और तीसरा केस ये है कि जैसे हम कहते हैं जिसमें लिक्विड फेस जो होती है वो प्योर आयनिक या मोल्टन स्टेट में होता है। ठीक है, प्योर आयनिक लिक्विड होता है या क्या होता है, मोल्टन स्टेट में होता है। अब जो आयनिक लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, तो आयनिक लिक्विड का मतलब ये है कि आपने उसे मेल्ट किया और उस केस में जो आयनिक लिक्विड है दैट कैन एक्ट एज अ सॉल्वेंट एज वेल एज इट कैन एक्ट एज अ टेम्पलेटिंग एजेंट। अब आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज टेम्पलेटिंग एजेंट। और जो लिक्विड कंपोनेंट है इस आयनिक लिक्विड के अंदर, जो लिक्विड कंपोनेंट है दैट मे और मे नॉट टेक प्लेस इन द केमिकल रिएक्शन, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है उसके अंदर वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता। तो ये सारी चीज़ें इन 3 सिस्टम्स के लिए बात कर रहे होते हैं। अब जैसे सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के अंदर 2 मेन जो सिंथेटिक रूट्स है जो फॉलो किए जाते हैं वो सोल-जेल मेथड एंड सॉल्वोथर्मल मेथड है। अच्छा, अब हम बात ये करने लगे हैं कि हमारे पास हम थोड़ा सा बेसिक्स इसकी देखने लगे हैं, क्रिस्टलाइजेशन की। आपको पता है कि क्रिस्टलाइजेशन जो होती है, चाहे वो किसी मोल्टन स्टेट में हो जैसे हम आयनिक लिक्विड की बात कर रहे थे, या सॉल्वेंट फेज में हो, ये दोनों तकरीबन एक जैसी क्रिस्टलाइजेशन एक जैसी होती है इनमें। दोनों प्रोसेस में अगर आप स्लो कूलिंग करेंगे तो उससे लार्ज क्रिस्टल बनेंगे, और अगर फास्ट कूलिंग करेंगे तो स्मॉल क्रिस्टल बनेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी सिंपल। इसके अलावा और एक और चीज़ है, वो है इम्प्योरिटी। दोनों के अंदर इम्प्योरिटी का बिहेवियर भी सिमिलर होता है दोनों फेजेस के अंदर। अब ये दोनों लिक्विड फेज हैं, एक फेज के अंदर सॉल्वेंट इन्वॉल्व है, एक फेज के अंदर मोल्टन स्टेट में कोई भी आयनिक कंपाउंड या कोई मेटालिक स्टेट कुछ भी है। अब इन दोनों केसेस में जो इम्प्योरिटी है दैट इज उसका बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है। जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर फिट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है, इवन इन सॉल्वेंट एंड मेल्ट मेथड दोनों के अंदर। इसी तरह पॉलीक्रिस्टलाइन मेटल्स जो हैं, इम्प्योरिटी पॉलीक्रिस्टलाइन मेटल्स के अंदर अगर हम मेटल का कोई बनाना चाह रहे हैं तो मेटल्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उनकी ज़्यादा ये होता है कि इम्प्योरिटीज टेंड्स टू सेग्रीगेट द ग्रेन बाउंड्रीज पर सेग्रीगेट होता है ड्यूरिंग सॉलिडिफिकेशन। और इसकी बेसिक वजह क्या होती है, लैटिस मिसमैच विद मेटल एटम। ठीक है, सो हम क्या करते हैं कि इस सेग्रीगेशन की वजह कि अगर हो किसी पॉलीक्रिस्टलाइन मेटालिक कंपाउंड के अंदर अगर ये इस तरह की जो आप क्या कहते हैं कि इम्प्योरिटीज़ मौजूद हो जो सेग्रीगेशन करती हैं, तो उसको रिमूव करने का क्या तरीका है, हम प्योरिफिकेशन टेक्निक या रिफाइनिंग टेक्निक लगाएंगे। ये तो एक सिंपलेस्ट सा इंट्रो पार्ट है। अब हम आते हैं जर्नलाइज्ड और मोर फोकस्ड लिक्विड सॉलिड लिक्विड इंटरफेस की बेसिक्स पे कि ये काम किस तरह करता है और हम कोई सॉलिड कैसे हासिल करते हैं, यानी कोई कंपाउंड कैसे सिंथेसाइज करते हैं। अगर आपको इसकी बेसिक्स पता हो तो मटेरियल केमिस्ट्री में आप आसानी से किसी मटेरियल को डिज़ाइन कर सकते हैं।
जनरली हम सारे ये जानते हैं कि जब कोई पार्टिकल लिक्विड स्टेट में होता है तो उसके दरमियान, उसके पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो सॉलिड से वीक होती है, सॉलिड कंपाउंड्स के मुकाबले या सॉलिड स्टेट के मुकाबले में वीक होती है, और गैसियस फेज के मुकाबले में मोर ज़्यादा होती है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है कि जो लिक्विड फेज में मौजूद पार्टिकल्स हैं, एक तो उनकी जो मूवमेंट होती है वो फास्ट होती है, ठीक, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और उनकी इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है किससे, सॉलिड से, लेकिन कम होती है गैसेस से। अब ये जो तीन चीज़ें हैं, मूवमेंट ज़्यादा होना, इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होना, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होना, इन तीनों चीज़ों का जो आप क्या कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस है, या इन तीनों चीज़ों का इफ़ेक्ट जो है, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर पर पड़ेंगे, ठीक है, वो बेसिकली दो मेजर स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस काज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट, लिक्विड्स के अंदर हम बात करें तो उनमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई लिक्विड नेटवर्क मौजूद है, किसी भी सॉल्वेंट का, किसी चीज़ का लिक्विड नेटवर्क मौजूद है, तो उसमें कई टाइप के पॉलीहेड्रल होल्स होते हैं, ठीक है, जो किससे बने होते हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स से। अब आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ते आए हैं कि वाटर जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और वो वाटर जो होता है वो किस में, टेट्राहेड्रल फॉर्म्स में अरेंज होता है लिक्विड स्टेट में, और उसके दरमियान जो होल्स जनरेट होते हैं वो हेक्सागोनल होल्स होते हैं, ठीक है ना, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जो आपने पहले सुना हुआ है, बड़ा रिनाउंड सा सेंटेंस है। इसके अलावा और भी कई तरह के पॉलीहेड्रॉन्स हो सकते हैं, जैसे टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्रायगोनल प्रिज्म, आर्किमेडियन, एंटी प्रिज्म एट्सेट्रा। ये सारे इन स्टेट में आपको, इन सारी स्टेट्स में ये मिल सकता है। सेकंड स्ट्रक्चरल फीचर जो है, जो बेसिकली लिक्विड को सॉलिड से अलग करता है, इज द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर, या मोर प्रिसाइजली हम ये कहते हैं कि ट्रांसलेशनल सिमेट्री नहीं होती इनके अंदर, ठीक है। अब हम बेसिकली बात जब अभी करने लगेंगे तो हम जब बात करेंगे सॉलिडिफिकेशन या क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेसेस इन दीज लिक्विड्स, जब ये लिक्विड सॉलिड इंटरफेस में सॉलिडिफिकेशन और क्रिस्टलाइजेशन होना शुरू होगी, तो जो लिक्विड फेज सॉल्यूट एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या करेंगे, दे बिकम रीअरेंज इनटू मोर फेवरेबल लो एनर्जी क्रिस्टलाइन फेज विद लॉन्ग रेंज ऑर्डर, ठीक है। सो इन फैक्ट दैट पोर्शन ऑफ लिक्विड फेज कैन लीड टू अ दूसरा स्ट्रक्चरल फीचर है जो लिक्विड को सॉलिड में से अलग करता है, इज द एब्सेंस ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब हम यहाँ ये बात कर रहे थे कि जब क्रिस्टलाइजेशन या सॉलिडिफिकेशन होगी लिक्विड सॉलिड इंटरफेस में, तो जो लिक्विड फेज में मौजूद सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स या एटम्स हैं, या आयंस हैं, या पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, वो अपने आप को रीअरेंज होना शुरू हो जाएंगे और मोर फेवरेबल लो एनर्जी क्रिस्टलाइन फेज, जिसमें फुली ऑर्डर मौजूद होगा, ठीक है। इससे हमें ये पता चला कि जो पोर्शन ऑफ लिक्विड फेज है वो itself is in the vicinity of solid liquid interface, और जिसकी वजह से crystal induced ordering in first 3 or 4 atomic layers होती हैं, that is away from the interface, ठीक। अब हम इसको ना ज़्यादा डिटेल में आप देखते हैं कि कैसे ये हमारे पास जो है वो ये क्रिस्टलाइजेशन होती है when we are talking about the सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। अच्छा जी, अब हम इसके लिए ऊपर ना बड़ी अहम चीज़ें देखने लगे हैं। देखिए, क्रिस्टलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन एंड सॉलिडिफिकेशन, ये 3 बेसिक टर्म्स हैं किसी भी चीज़ को लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ यू शुड नो द डिफरेंस, व्हाट इज क्रिस्टलाइजेशन, प्रेसिपिटेशन एंड सॉलिडिफिकेशन। ये आप ना ज़रा प्लीज़ इसको देखेंगे। ये जो एनालॉगीज ऊपर हमने पढ़ा है, यानी ऑन एनालॉग सॉलिड एंड सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन, ये बेसिकली एक दूसरे के एनालॉग हैं, एक जैसी टर्म्स हैं, ठीक है। अब
अगर हम देखें तो हम ये कहते हैं कि सॉलिड स्टेट और उसकी जो मेल्ट स्टेट इंटरफेस है, इसको हम कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज सॉलिडिफिकेशन फ्रंट। इनके अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस मौजूद होते हैं, देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। अब इसी तरह सॉलिड एंड सॉल्वेंट इंटरफेस ड्यू टू द डिफरेंट, अब ये जो सॉलिड एंड सॉल्वेंट इंटरफेस है, ड्यू टू डिफरिंग कंसंट्रेशन, विस्कोसिटी एंड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड फेज, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें दो हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आप ना कैसे किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम उसे दोबारा सॉलिड में लेके आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई चीज़ है, एक तरीकाकार है, आपके पास कोई सॉलिड है, आप चाहते हैं कि उसे पहले लिक्विड में लेकर जाएं, यानी लिक्विड में लेकर जाएं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उसे मेल्ट करेंगे अंडर हीटिंग। सो जब वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ये मोल्टन, ये लिक्विड स्टेट में है। अगर आप इसे कूल करेंगे तो फिर ये किस में वापस आएगा, सॉलिड स्टेट में। ये जो ये इंटरफेस है सॉलिड और लिक्विड का, अबाउट दिस हम ये कहते हैं कि ये इन दोनों में स्ट्रक्चरल डिफरेंस मौजूद है। इसी तरह हम एक और तरीका है जिसमें सॉलिड को हम लिक्विड फेज में डाल सकते हैं, वो ये है कि आपके पास सॉलिड है, उसे आप किसी सॉल्वेंट के अंदर डाल दें। तो जब हम सॉल्वेंट के अंदर डालेंगे तो इट इज ऑल्सो कन्वर्टेड इनटू अ लिक्विड फेज। तो जो इंटरफेस होगा सॉलिड सॉल्वेंट का, ठीक है, वो किस चीज़ पर डिफर कर रहा होगा, वो सॉलिड से सॉल्वेंट के अंदर जब लिक्विड फेज में जाएगा तो किस चीज़ पर डिफर करेगा, इट डिफर्स ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ विस्कोसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब हम इसको थोड़ा सा ना जर्नलाइज चीज़ें एक और देखते हैं, इन सारी चीज़ों को हम यहाँ देखते हैं कि कन्वेंशनल जो मेल्ट मेथड है, ठीक है, मेल्टिंग कर देना किसी सॉलिड की, ये हम कहते हैं इट इज़ अ नॉमिनली अ प्योर फेज, जिसमें फॉर विच जो हम बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिकली एक्टिविटी इज कांस्टेंट। जो थर्मोडायनेमिक एक्टिविटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। जहाँ पर क्या होता है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्वेंट हैज़ एक्टिविटी लेस देन corresponding gives free energy of the pure phase। यानी जो आपका सॉल्यूट है जिसकी कंसंट्रेशन कम है सॉल्वेंट के अंदर, डेफिनेटली सॉल्यूट कम होता है सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है, उसकी हमेशा क्या होगी, इट हैज़ अ लेस एक्टिविटी देन गिव्स फ्री एनर्जी, corresponding gives free energy of the pure phase। प्योर फेज के मुकाबले में इसकी कम होगी। दूसरी बात, जो मेल्ट विस्कोसिटी है, दैट ऑल्सो डिटर्मिन्स the likelihood that जो ग्लास बनेगा, जो उसके नतीजे में सॉलिडिफिकेशन होगी, वो रैपिड, आप क्या कहते हैं कि कूलिंग के नतीजे में जो ग्लास बनेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस। तो जो बेसिकली इसमें विस्कोसिटी है उसका बहुत ज़्यादा हाईली रोल है। फॉर एग्जांपल, हाईली विस्कस मेल्ट्स जो हैं, जितने मेल्टिंग स्टेट में मौजूद, मोल्टन स्टेट में हाईली विस्कस मटेरियल्स हैं, उनकी एटॉमिक मोबिलिटी जो होती है वो लो होती है, ठीक है, उससे स्प्रेसिंग होती है होमोजीनियस न्यूक्लियाइजेशन रेट की एंड क्रिस्टलाइजेशन की, और उससे आपको पता है कि एटॉमिक रीअरेंजमेंट पर फर्क पड़ेगा। इसी तरह इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो है ऑन लिक्विड स्ट्रक्चर्स को एक्सप्लेन किया सबसे पहले जॉन डेसमंड बर्नल, जिसने ये बताया कि इफ़ेक्ट ऑफ हीटिंग अ लिक्विड वो बेसिकली वॉल्यूम एक्सपेंशन की तरफ चले जाता है ऑफ द इंटरफेस एग्जिस्टिंग बिटवीन द constituent atoms while maintaining the same minimal nearest neighboring distance between the coordinated atoms। For example, हम ये कहते हैं कि heating liquids contains a great percentage of polyhedral holes then small polyhedral holes, ठीक है। अब हम ये कहते हैं कि जो हीटेड लिक्विड्स होते हैं उनमें ज़्यादा परसेंटेज लार्ज पॉलीहेड्रल होल्स की होती है, स्मॉल पॉलीहेड्रल होल्स उनमें कम होते हैं। नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस क्रिस्टलाइजेशन, और हम ये रूल पढ़ेंगे, दिस इज कॉल्ड एज ऑसवर्ड्स रूल ऑफ स्टेज एंड ऑसवर्ड्स राइपनिंग। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल जो टोटली आपके बेस करता है नैनो पार्टिकल्स की साइज ग्रोथ में। फॉर एग्जांपल, आप किसी चीज़ को बनाते हैं
यानी आप जैसे आपने देखा होगा क्रिस्टलाइजेशन आप कर रहे होते हैं, नॉर्मल क्रिस्टलाइजेशन, आप ये देखते हैं कि जब आप क्रिस्टलाइजेशन करते हैं तो पहले छोटे क्रिस्टल्स बनते हैं और फिर वो बड़ों में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हम ज़रा इसको ना ऑक्सफोर्ड राइपनिंग को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे इन द